अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च की है और मैंने बाकायदा पेपर स्टडी किया है, और इसमें यह है कि जब आप तेजी से सांस लेते हैं ना, तब आपका जो आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड हैं जो स्टोर्ड हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं वो स्टोर्ड हैं। तो क्या होगा कि उनको ट्राइग्लिसराइड को बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि प्रोटीन्स वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो आप अगर ज्यादा तेजी के सांस लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको आपकी बॉडी के अंदर फैट्स जो है वो बर्न होगी। अगर आप बात करते हैं कि एयर के अंदर कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन की कम हो तो इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो होगा क्या कि आपको ऑक्सीजन वैसे ही कम मिल रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स जो है वो बर्न नहीं होगी, हो सकता है कि वो स्टोर होना शुरू हो जाए, ठीक है, उनके स्टोरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखें यही एक किस्म का रिलेशन हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो ज्यादा काम नहीं करते और एक बंदा एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करता है मतलब बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करता है, उसकी बॉडी की फैट जो है वो बर्न हो जाती है, जबकि एक सुस्त आदमी जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो फैट्स वगैरह स्टोर हो जाती हैं। इसकी दो वजह है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर रहा, दूसरा वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा कि वो उसके मसल जो है उस फैट्स को यूज करें, ठीक है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक फैट्स जो है वो बर्न नहीं होगी अगर हवा के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो। हाँ, अगर वो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा तो ये एक वजह हो सकती है कि उसकी फैट्स जो है वो बर्न हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, अब जो है हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और वो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा जल्दी कर दिया करें, अब एक एक करके क्लास के अंदर टेल टेल के आ रहे होते हैं इस तरह। अच्छा, तो हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, कोई ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आपकी बॉडी के अंदर गैसेस की ट्रांसपोर्ट कर रहा है या स्टोर कर रहा है, ठीक है। जो आप सांसें ले रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर उसको स्टोर कर रहा है, जो आपने इंस्पायरेशन के थ्रू गैसेस में ली हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहते हैं। और वो आपकी बॉडी के अंदर दो हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर दो हैं, एक हीमोग्लोबिन है और दूसरा है मायोग्लोबिन। तो हम बारी बारी इनको डिटेल से पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन मौजूद होगी एज ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। जबकि बाकी जो एनिमल्स हैं, एनारिड्स हो गए, मोलस्क वगैरह, उसके अंदर डिफरेंट और किस्म की रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मौजूद होंगे। यही वजह इनको उनकी ब्लड की कलरेशन जो है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। हम उनको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा, तो स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है ये जस्ट हीम ग्रुप है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। जस्ट हम जो है वो हीम ग्रुप को यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंदर आपको सेंट्रल एटम जो है वो आयरन मिलेगा, ठीक है। और आयरन जो है हीम ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब आपने सुना भी होगा कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ एट अ टाइम बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन मौजूद है और एक आयरन एटम मौजूद है और वो तो एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और ये 4 किस तरह से हो गए, तो अगर आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखें हीमोग्लोबिन का, ठीक है, प्रोटीन है चूंकि, तो वो आपको इस तरह से नजर आएगा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो आपको इस तरह से नजर आएगी। और ये 4 जो हैं ये हीम ग्रुप हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4। और एक हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक 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 और एक, ये 4 हीम ग्रुप हो गए और यहाँ चारों के साथ एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉन्ड कर जाएगा और इस तरह एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने 4 ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। और हीमोग्लोबिन जो है एक मेटलोप्रोटीन है, यानी कि मेटलोप्रोटीन कहते हैं वो कोई भी प्रोटीन जिसके आसपास जो है मेटल्स जो है वो मौजूद हों, ठीक है। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक हीमोग्लोबिन।
ये तो आपने देख लिया किस तरह से बाइंडिंग करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि इनके दरमियान बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ऑक्सीजन जो है, ये एम कैट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एम कैट लेवल का एक क्वेश्चन है कि अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं करती हीमोग्लोबिन के साथ, फर्ज करें हीमोग्लोबिन के साथ अभी तक ऑक्सीजन ने बाइंड नहीं किया, तो ये जो वैकेंसी है जहाँ पे ये बॉन्डिंग होती है, तो आयरन के साथ को किस चीज ने बॉन्ड बनाया होता है, तो वो है वाटर, ठीक है। वाटर ने जो है ऑक्सीजन आयरन के साथ बॉन्ड बनाया होता है जब क्या है कि ऑक्सीजन बॉन्डेड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा मजबूती के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाती। एट अ टाइम ये ज्यादा ऑक्सीजन लेके जा रही होती है एज कम्पेयर टू मायोग्लोबिन, जो हम आगे पढ़ेंगे। ज्यादा ऑक्सीजन लेके जा रही है और ज्यादा मजबूती के साथ बॉन्ड इसलिए नहीं बनाती कि जब ये ब्लड के अंदर फ्लो करके जा रही होती है और जहां जहां पे टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होती है वहां पे ड्रॉप आउट कर देती है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बॉन्ड होता तो वहां उन टिश्यूज को जो है वो नहीं मिलती ऑक्सीजन जो उनको चाहिए होती है, इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो बड़ा वीक होता है। अच्छा, और जब ये हीमोग्लोबिन वापस आ रही, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? मैंने तो एक क्वेश्चन ये किया था कि दूसरा क्वेश्चन ये वाला था कि ऑक्सीजन ज्यादा मजबूती के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाती हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मजबूती के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाती, तो उसकी वजह ये है कि टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होती है और हीमोग्लोबिन ब्लड में फ्लो करके जा रहा होता है, तो जहाँ पे टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होती है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आसानी के साथ डी अटैच हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो इनके दरमियान बांड है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता। बांड मजबूत होने की ना वजह क्या है कि जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी कॉमन सी बात बता दूं, ये किताब के अंदर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, और वो क्या है कि पौधे और जो एनिमल्स हैं, खासतौर पर वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है, तो दोनों के अंदर एक नेसेसरी एलिमेंट मौजूद है। पौधों के अंदर कहते हैं हम क्लोरोफिल, ठीक है। उसके अंदर भी पिगमेंट है ना, वो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन का केमिकल स्ट्रक्चर दोनों जो है पिगमेंट्स हैं, ठीक है। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। दोनों जो है खुराक की प्रोडक्शन में जो है अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। तो दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर देते हैं, तो सेंट्रल एटम में वहां में फर्क नजर आएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर तकरीबन तकरीबन सेम होगा, जबकि उसका जो सेंट्रल एटम है वहां पे आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे आपको आयरन नजर आ रहा है हीमोग्लोबिन में, वहां पे आपको मैग्नीशियम नजर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के दरमियान। और ये एक किस्म का लिंक भी शो कर रहा है। अगर हम एवोल्यूशन को देखें कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो ये हम देख सकते हैं कि दोनों के पिगमेंट्स जो हैं जो उनको जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर तकरीबन तकरीबन जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन को कैरी करके जाता है, यानी कि आपके फेफड़ों में से ऑक्सीजन को पकड़ कर लेके जाएगा, बाकी जितनी भी बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन पहुंचाएगा। और उनके दरमियान बॉन्ड वीक होने की वजह भी यही है कि वो टिश्यूज में आसानी से अपनी ऑक्सीजन जो है वो दे देगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन दे देगा तो साथ में वाटर जो है यहाँ पर आर्जी तौर पर बॉन्ड जो है वो बना देगा। इसके बाद है मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन को के बारे में सिर्फ आपकी किताब में दो बातें लिखी हुई हैं। मैं थोड़ा सा जो है डिटेल से थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि उन्होंने जो किताब के अंदर लिखा है रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड विद चेंज इन साइटोप्लाज्म, तो इसका थारोली कुछ इतना खास मतलब नहीं बनता। तो ये भी आपके फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन को पकड़ती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मायोग्लोबिन के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह क्या है? पहली वजह यह है कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करेगा, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन वो टिश्यूज को दे रहा है ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करेगा किस काम के लिए? और ये इतनी आसानी के साथ ऑक्सीजन को रिलीज भी नहीं करता। तो रिलीज करने के लिए इसको दो चीजें जो है वो, और दो सिस्टम होना लाजमी है आपकी बॉडी के अंदर। एक जो है ऑक्सीजन का रेट आपकी बॉडी में कम हो जाए, ठीक है, या बाहर कहीं भी ऑक्सीजन का जो
रेट है वो कम हो जाए, कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए, दूसरा आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन और ऑक्सीजन की कमी, ये दोनों को दोनों इसको मजबूर करते हैं कि वो उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी है उसको रिलीज कर दे। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन आपके बॉडी में कब होती है? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी मसल्स के अंदर पेन होता है तो बदले में क्या है कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से क्या होगा कि एक तो स्टिमुलस जाएगा मायोग्लोबिन को, और दूसरा जो ऑक्सीजन है उसकी कमी भी होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो दोनों जो है मायोग्लोबिन को मैसेज करती हैं, एक किस्म का स्टिमुलेट करती हैं कि वो ऑक्सीजन को रिलीज कर दे। ठीक है, और दूसरी बात कि मायोग्लोबिन के अंदर एक हीम ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, एक हीम ग्रुप मौजूद है, इसका मतलब है एक आयरन मौजूद होगा और हीमोग्लोबिन जस्ट वन ऑक्सीजन को कैरी करके जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है कि हीमोग्लोबिन एट अ टाइम 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जबकि जो मायोग्लोबिन है वो एट अ टाइम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो बनाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये थे आपके पास दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, एक था हीमोग्लोबिन और दूसरा था मायोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के। आपने जो है सारे का सारा सिस्टम पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो कुछ आपने पढ़ना था। तो दूसरा ये है कि अब आप उसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ये जितने भी चैप्टर हैं उनके आखिर में डिसऑर्डर्स लाजमी मिलेंगे कि जो जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं अगर नॉर्मल फंक्शन से हट जाए तो आपको डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। और जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका आखिरी पॉइंट ये है कि मायोग्लोबिन आसानी के साथ ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता। उसको रिलीज करने के लिए दो जो सिग्नल हैं वो लाजमी चाहिए। एक तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर बाहर कमी हो जाए, ऑक्सीजन कम होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो। इन दोनों को डिटेक्ट करेगा और मायोग्लोबिन को मजबूर किया जाएगा कि वो ऑक्सीजन को छोड़ दे। तो ऑक्सीजन की कमी कब हो सकती है आपकी बॉडी में? जब आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में जो है दूसरा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन और ऑक्सीजन जो है क्या करेगा कि ये दोनों स्टिमुलेट करेगी कि मायोग्लोबिन को कि वो ऑक्सीजन को रिलीज कर दें। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था मायोग्लोबिन का कि वो किस तरह से ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, और जब तक ये दोनों के दोनों स्टिमुलस नहीं मिलेंगे तब तक ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहेगा और ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। और लास्ट में क्या है कि जो आयरन है, सॉरी, ये जो मायोग्लोबिन है इसके अंदर एक हीम ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, एक हीम ग्रुप मौजूद होता है और उसका मतलब क्या है कि एक आयरन मौजूद होगा, और एक आयरन मौजूद है तो एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन सॉरी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में फर्क क्या है कि हीमोग्लोबिन एट अ टाइम 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जबकि मायोग्लोबिन जो है एट अ टाइम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये इसमें जो है बेसिकली फर्क आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे। तो जो भी डिसऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें क्या है कि आपने पहले उस सिस्टम को अच्छे से समझना है, तो और आपको जो डिजीजेस हैं वो उसकी आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन का काम जो है इस एरिया के साथ होता है, ये जो यहाँ से लेकर ये वाला एरिया है। ठीक है, इस एरिया में आपको क्या है कि इन्फेक्शन होंगे, या फिर इसके इर्द गिर्द जो एरियाज हैं वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। ठीक है, अच्छा, वजूहात क्या होगी कि आप उसे सांस के थ्रू ले रहे होंगे, क्योंकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल लिया जाता है वो कहाँ से जाता है, या नाक या मुंह से जो है वो जाएगा, तो उसकी वजूहात भी इंटरेस्टिंग होंगी। ठीक है, अच्छा, जब आप कोई भी डिजीज पढ़ते हैं, जब आप कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो उसके बारे में कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जो है आपसे सबसे पहले आपने लिखना है डिजीज बेसिकली है क्या। ठीक है, डिजीज होती क्या है, फिर उसके बाद है कि डिजीज काजिंग एजेंट क्या है, कि जो बीमारी फैला रहा है, अगर वायरस बैक्टीरिया है तो वो कौन कौन से हैं।
इसके बाद है कि काजेस क्या हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शियस नहीं है तो और काजेस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स की अलामात क्या होंगी, और लास्ट में क्या है कि आपने ट्रीटमेंट लिखना है इसका। कुछ बीमारियां ऐसी आ गई हैं जो ज्योग्राफी के हिसाब से होती हैं, तो वहाँ पे आपने दूसरा ऑप्शन देना है कि अवेलेबिलिटी, यानी कि ये जो ज्योग्राफिकली प्रेजेंस आप लिखेंगे कि ये कुछ इलाके में होती है। फॉर एग्जांपल जो स्लीपिंग सिकनेस है, सिट्सी फ्लाई जो काज करती है, वो अफ्रीका के अंदर होती है। तो जस्ट वो आपने जो ज्योग्राफी के हिसाब से लिखना है कि वो जो है अफ्रीका के अंदर होगी, तो वो एक्सेप्शनल है। कुछ डिजीजेस यूनिवर्सली जो है कास्मोपोलिटन होती हैं। कास्मोपोलिटन मीन कि पूरी दुनिया के अंदर आपको वो मिलेगी। तो सब पहले हम पढ़ते हैं अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के, ये जो आपकी गर्दन है इसके ऊपर ऊपर जो आपको इन्फेक्शन होंगे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो दो हैं, एक है साइनोसाइटिस और दूसरा है ओटाइटिस मीडिया। हम बारी बारी इनको जो है थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है साइनोसाइटिस। अगर आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है तो पहले मैं आपको बता दूं कि साइनोसिस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ कि ये आपकी आंखें हो गई इस तरह से, ये वाली, और यहाँ पे जो है मैं नाक जो है वो ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है यहाँ पे क्या करूँगा कि साइनोसिस जो हैं आपकी बॉडी में जो होते हैं उनको ड्रा करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो आपकी बॉडी में 4 साइनोसिस होते हैं। फेशियल बोन्स जो हैं उसके वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो एक साइनोसिस आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एक जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, और दूसरा भी इसके नीचे ही यहाँ पे मौजूद होगा, और चौथा जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। 4 साइनोसिस हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ के नीचे, और दूसरा इसके भी नीचे, और चौथा जो है यहाँ पर मौजूद होगा। जो ऊपर मौजूद है इसको कहते हैं फ्रंटल साइनोसिस, ठीक है। ये जो ऊपर मौजूद है इसको क्या कहते हैं, फ्रंटल साइनोसिस। और ये जो सबसे लास्ट में मौजूद है आपकी चीक बोन जो है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनोसिस। और यहाँ पे जो दरमियान में मौजूद है ऊपर वाले को कहते हैं एथमॉइड साइनोसिस, और निचले वाले को कहते हैं स्फीनॉइड साइनोसिस। आपकी हड्डियों के नाम के ऊपर रखे गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइनोसिस होता क्या है। तो साइनोसिस आर होल्स इन स्कल बिटवीन द फेशियल बोन्स, जो है उनके अंदर क्या है, होल्स मौजूद होंगे, घड़े से होंगे, कैविटीज होंगी। और इन कैविटीज के अंदर जो है, ये जो कैविटीज हैं वो लाइंड विद मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के साथ जो है वो। अच्छा, हम बात कर रहे थे साइनोसिस की। तो साइनोसिस में क्या है कि जो आपकी साइनोसिस है, जो यहाँ पे कैविटीज मौजूद हैं उसमें क्या है, मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और वो मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं कि एक खास किस्म का म्यूकस सिक्रीट करती है जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। क्या मौजूद होता है, एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। और उनका मकसद क्या है कि जब आप सांस लेंगे तो उसके अंदर जितने भी पैथोजेंस वगैरह आएंगे उनको किल कर देना है, ठीक है, उनको वहीं पे ख़त्म कर देना है। तो कुछ हो सकता है कि वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह ऐसे आए जो वहाँ पे जाके उस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन काज कर दें, इन्फ्लेमेशन कर दें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन इन नेजल कैविटीज हो जाएगा, ठीक है, साइनोसिस के अंदर। और जब साइनोसिस की मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, साइनोसाइटिस कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है जी रिस्क फैक्टर ऑफ साइनोसाइटिस के। साइनोसाइटिस के रिस्क फैक्टर क्या है, यानी कि चांसेस कितने हैं होने के, और इसकी वजूहात क्या हैं। यूजुअली काज्ड बाय इन्फेक्शन, ठीक है, कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन मीन या तो वायरस या तो बैक्टीरिया जो है इस डिजीज को काज करेंगे, ठीक है। और नाम से बेसिकली इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस और बैक्टीरिया हैं जो कि कुछ टाइम बाद म्यूटेट होके फिर से वही डिजीज जो है काज कर रहे होते हैं। जो यही वजह है कि कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे हैं जिनके ऊपर मेडिसिन जी काम जो है वो नहीं करती। और इनके अंदर एक जीनस, एक फैमिली के अंदर आपको क्या मिलेगा, जीनस मिलेगा। और जीनस के अंदर आपको स्पीशीज मिलती हैं, और स्पीशीज के अंदर बैक्टीरिया में आपको स्टेन्स मिलते हैं, ठीक है, स्टेन मिलेंगे। और ये बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि स्पीशी है कि अब उसके स्टेन आ गए। तो इसी तरह जो इसके अंदर बहुत सारे स्टेन आएंगे जो कि इस डिजीज को काज करेंगे, साइनोसाइटिस को, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन वजह हो सकती है इसकी। और एलर्जिक रिएक्शन होता क्या है ये मैं आपको बता दूं
कि आपका इम्यून सिस्टम जो है हर उस चीज़ के ऊपर एक्ट करेगा जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि आपका इम्यून सिस्टम जो है हर उस चीज़ को किल करने की कोशिश करेगा जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अब एलर्जिक रिएक्शन में क्या है कि बाहर से कुछ ऐसी चीज जो कि बेसिकली नुकसानदेह है तो नहीं है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके ऊपर बहुत ज्यादा और रिएक्ट कर लेता है, यानी कि अनडिजायर्ड रिएक्शन जो है उनको हम क्या कहेंगे, एलर्जिक रिएक्शन कहेंगे। उन चीज से होंगे जिनसे हमें कोई डर वगैरह नहीं होता और इतना रिएक्शन करेगा जैसे कि आपकी आंखें जो हैं वो सुर्ख हो जाती हैं, आपकी नाक बहना शुरू हो जाती है, कभी कभार आपको जुकाम और बुखार हो जाता है। वो सारे के सारे जो है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर आएंगे और उसकी वजूहत क्या होंगी, डस्ट और पोलन्स होंगे, ठीक है। इसी तरह एनवायरमेंटल क्लीनिंग एजेंट्स जो हो गए, फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेसिव ड्राइनेस यूज की जाती है घरों और ऑफिस के अंदर, वो केमिकल्स जो हैं जब आप इंस्पायर करेंगे तो वो भी साइनोसाइटिस काज कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है, इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो हवा है वो खुश्क हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से, इसी ड्राइनेस की वजह से जो होम रेमेडीज हो जाती हैं उसकी वजह से साइनोसाइटिस जो है वो हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो एसिड वगैरह और हवा को गर्म करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह घरों के अंदर यूज की जाते हैं, उससे कुछ ऐसे एजेंट्स भी निकल सकते हैं जो कि आपको ये डिजीज काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिम्टम्स आ गई, तो सबसे पहले है फीवर। तो फीवर बेसिकली कोई बीमारी है नहीं है, लेकिन ये बीमारी को खत्म करने में सबसे पहली चीज है जो आपकी बॉडी करेगी, ठीक है। और फीवर करने का मकसद क्या होता है, बुखार होने का मकसद क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है। और टेम्परेचर राइज करने की पीछे वजह क्या होती है कि अब क्वेश्चन ये भी तो है ना कि आपका बॉडी टेम्परेचर लो क्यों नहीं हो जाता, बुखार में आपका टेम्परेचर राइज क्यों होता है। आपको सर्दी वगैरह लगना अलग बात है, लेकिन आपका टेम्परेचर राइज हो जाता है और उसकी वजह क्या है कि जिस चीज ने आपके ऊपर अटैक किया है, थोड़ा सा इस डिजीज को साइड पर करते हैं, कोई भी डिजीज है, आपको बुखार हो जाता है, फर्ज करें वायरस है, बैक्टीरिया, उसने आपके ऊपर अटैक किया है तो आपको बुखार होता है, आपका टेम्परेचर राइज हो गया। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा टेम्परेचर लिमिट में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और जिस चीज ने आपके ऊपर अटैक किया उसके एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। जब उसके एंजाइम डैमेज हो जाएंगे तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और बदले में आपको डिजीज जो है वो खत्म हो जाएगी। जबकि अगर आपका टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो उसके एंजाइम फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज होने से एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है। फ्रीज होने से एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो बदले में क्या है कि जब वो फिर से हीट अप होंगे तो वो अपना फंक्शन करने लगेंगे और क्या हो जाएगा कि वो डिजीज आपको फिर से हो जाएगी। इसलिए फीवर जो है वो लाजमी होगा। इसके बाद है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कि आपकी नाक जो है वो बंद हो जाएगी। पस लाइक मटेरियल विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम नेजल कैविटी, आपकी नाक में से जो है पीप की तरह मटेरियल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप साइनोसाइटिस या ओटाइटिस मीडिया की तस्वीरें अगर इंटरनेट के ऊपर देखें, और यही वजह है कि मैंने इसकी तस्वीर यहाँ पे पोस्ट नहीं की कि कुछ लोगों को उल्टी आ जाती है वो देख के, ठीक है। अच्छा, मीटिंग एंड होने में 10 मिनट रहते हैं, इसके बाद मैंने एक नया लिंक जो है ग्रुप के अंदर दूंगा, तो आपने वहां पर क्लिक करना है। अच्छा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि आपके जो सेंसरी ऑर्गन हैं, सेंसरी सेल्स हैं, वो भी कवर्ड हो जाएंगे उस फ्लूइड वगैरह, पल्स वगैरह से, तो आपको हो सकता है कि जो सूंघने की हिस्स है वो भी थोड़ा कमज़ोर हो जाए, ठीक है। अच्छा, फेशियल पेन और हेडेक तो मस्ट होगा क्योंकि आपके साइनोसिस जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। एंटरिंग ऑफ नेसल फ्लूइड इनटू फेरिंग्स, यानी कि रेशा जो आपके गले में आ जाता है वो भी साइनोसाइटिस के अंदर हो जाएगा, यानी कि जो नेजल फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, फेरेंक्स के अंदर मूव करके जा जाएगा, जैसे आप थूक से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह को किल करने की कोशिश करते हैं, और साथ में सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग क्या है, सल्फर ड्रग ऐसी ड्रग्स होती है जिनमें सल्फोन अमाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाता है और ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। सल्फर ड्रग जो है ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं। इसके बाद एंटी एलर्जिक जो है, एलर्जी से बचने के लिए आप जो है वो मेडिसिन यूज करेंगे, और डिकॉन्जेस्टेंट जो है वो भी यूज करेंगे। और वो क्या होता है, जब आपकी नाक बह रही होती है तो जब आप डिकॉन्जेस्टेंट लेते हैं तो वो आपकी नाक बहना जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो साइनोसाइटिस जो है आपने डिजीज पढ़ी कि इसके अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूं कि चाइना के अंदर जो वैक्सीनेशन लुइस पास्चर से पहले का जो प्रोसेस होता था चाइना के अंदर, तो उसमें वो यही करते थे कि जो बंदा बीमार हो जाता था, जिसके मुंह के ऊपर दाने वगैरह निकल आ गए हैं, जिसकी नाक वगैरह बह रही है, तो वो उस मटेरियल को लेते थे, ठीक है, और उसका एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते थे और वो
दूसरे बंदे के अंदर डाल देते थे। और होता था क्या था, उसकी बॉडी पहले से इम्यून हो जाती थी, जैसे आप पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, तो वो चाइना के लोग इस तरह से पहले हासिल करते थे। ठीक है, तो यानी कि किसी के मुंह के ऊपर दाना वगैरह है तो उसमें से पीप निकाल के उसका डाइल्यूट सोल्यूशन बना के दूसरे बंदे को डाल दे, ताकि वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। और इसी इसी तरह जो है आपका जो कोरोना वायरस है, उसके भी थोड़ी सी इम्यूनिटी इस तरीके से हासिल की जाती है। और अभी 2-3 जो है एक्सपेरिमेंट हुए इसके ऊपर कि पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट की जाए, कि जो बंदा जिसको कोरोना हुआ है उसमें से जो या जो ठीक हो गए उनका ब्लड लेकर दूसरे लोगों के अंदर जो है वो दाखिल किया जाए, ताकि वो क्या हो जाए, इम्यून हो जाए। लेकिन ये इतना ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा और सारे एपिटोप्स रीजन होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, तो वो ध्यान में रखने पड़ते हैं। और साथ में जो है काफी ज्यादा रिसेप्टर्स वगैरह हैं, वो भी ध्यान के अंदर रखने होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इतना ज्यादा इस बीमारी में यानी कि कोविड-19 में जो है इतना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया इन ये रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर आप जितने भी सिम्टम्स वगैरह पढ़ेंगे सारे के सारे तकरीबन मैच करेंगे। ठीक है, जितने भी हो गया वो सारे के सारे मैच करेंगे। जब आप इसका देखेंगे साइनोसाइटिस और ये तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ पता चलती हैं डॉक्टर्स को, आम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, तो वो हर चीज़ को जुकाम ही समझ लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जुकाम ही हो। ठीक है, आपको इस तरह की जो है वो डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का पता नहीं होता, तो हम उस सारी चीज़ों को जो है वो फ्लू ही समझते रहते हैं। ठीक है, अच्छा तो आगे हम बढ़ते हैं ओटाइटिस मीडिया। और ओटाइटिस मीडिया को समझने से पहले जो हम क्या करेंगे, यूस्ट्रीजियन ट्यूब जो है उसको स्टडी करेंगे कि यूस्ट्रीजियन ट्यूब क्या होती है। अगर आपको कहाँ का मिडल ईयर याद हो, तो वहाँ से एक ट्यूब जो है वो इस तरह नेजल कैविटी, और ये मिडल ईयर आ गया, और यहाँ से मूव करके एक यूस्ट्रीजियन ट्यूब नेजल कैविटी और फेरिंक्स रीजन में आ रही होती है। ठीक है, मिडल ईयर से, ये आपका मिडल ईयर आ गया। और इसका फंक्शन क्या होता है यूस्ट्रीजियन ट्यूब का, कि मिडल ईयर जो है यहाँ पे कान का पर्दा है, मिडल ईयर में जो हवा का प्रेशर है और यहाँ पे जो हवा का प्रेशर आ रहा है, इन दोनों प्रेशर को मेंटेन रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट करवा के इसको मेंटेन कर देता है। ये इसका फंक्शन है यूस्ट्रीजियन ट्यूब का। मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो बनी हुई है, एक मिनट में इसका कलर जो है वो चेंज कर लूँ। ये वाली जो ट्यूब है ये बेसिकली यूस्ट्रीजियन ट्यूब है, यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये नेजल कैविटी और फेनेक्स में जा रही होती है। तो ये इसका काम क्या है कि आपके जो मिडल ईयर में जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप लोग सांस ले रहे होते हैं, खासतौर पर बच्चों की बात करते हैं, तो उनकी यूस्ट्रीजियन ट्यूब छोटी होती है एज कम्पेयर टू जो बड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया या कुछ केमिकल्स वगैरह क्या हैं, सांस लेने के प्रोसेस से आपके इस यूस्ट्रीजियन ट्यूब से होकर इधर आ जाते हैं। ठीक है, मिडल ईयर कैविटी में आ जाते हैं। जब वो मिडल ईयर में आ जाते हैं तो यहाँ पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और एक फ्लूइड सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, और आपका मिडल ईयर जो है वो क्या हो जाता है, भर जाता है उस फ्लूइड के साथ। ठीक है, और हो सकता है कि वो आपके कान पे जो पर्दा है इसको भी डैमेज कर दे। ठीक है, तो ये इस ओटाइटिस मीडिया डिसऑर्डर का मेन मरकजी ख्याल है कि इसके अंदर जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है जी इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, के मिडल ईयर का इन्फेक्शन है। क्या है, इन्फ्लेमेशन इन ऑफ मिडल ईयर, मिडल ईयर के अंदर होगा। लेकिन हो किसकी वजह से रहा है, ये हो रहा है जी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, क्योंकि ये सांस लेने की वजह से हो रहा है। ठीक है, आपके सांस के थ्रू वो बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं। डिस्टीजियन ट्यूब का मकसद क्या है, इक्वलाइजेस द प्रेशर बिटवीन मिडल कैविटी एंड आउटसाइड ऑफ कैविटी। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, जो इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन कहाँ पे, मिडल ईयर में, किस तरह से हो जाएगा, तो वो तो बैक्टीरिया वगैरह जाएंगे, वो हम थोड़ी देर में स्टडी करते हैं। मिडल ईयर में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो ट्यूब जो है, जो स्टीजियन ट्यूब है, वो नैरो हो जाती है। ठीक है, वो जब नैरो हो जाएगी तो फ्लूइड जो है वहां पे मिडल ईयर के अंदर वो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और वो आपके कान के जो फंक्शन है उसको डैमेज करेगा। हो सकता है आपके आपके कान के स्ट्रक्चर को भी जो है वो डैमेज करे। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, तो बैक्टीरिया वगैरह जो है, जो आप सांस वगैरह लेते हैं,
वो ट्रेवल करके जाते हैं आपकी नोज की बैक साइड जो है, नेजल कैविटी की बैक साइड, वहां से यूस्ट्रीजियन ट्यूब में दाखिल होकर मिडल ईयर कैविटी में जाते हैं और वहां पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक दूसरे क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया, फर्स्ट सिर्फ हम बैक्टीरिया को डिस्कस करें तो बैक्टीरिया नेजल कैविटी को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहे, आपके ओरल कैविटी को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहे, आपके जो है फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्विलाई इनको डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहे। ये हम उधर जो आपकी मिडल ईयर कैविटी है उधर जाके जो है मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं। तो हर पैथोजन की एक स्पेसिफिक साइट होती है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंडीशंस मौजूद हैं। तो हर एक की अपनी अपनी जगह होती है जहाँ पे वो अपनी मल्टीप्लिकेशन अलहदा से और जो ग्रोथ है वो अलहदा से करते हैं। ठीक है, कुछ जो है एक ही जगह के ऊपर ग्रोथ वगैरह करते हैं, कुछ जो है मल्टीप्लाई एक जगह के ऊपर होते हैं, जो खुराक है वो अलहदा जगह से हासिल करते हैं। लेकिन यह है कि स्पेसिफिक टू एनवायरमेंट होते हैं। स्पेसिफिक टू एनवायरमेंट मीन उनके एंजाइम्स जो हैं उस एनवायरमेंट के सुटेबल होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे उनको सुटेबल एनवायरमेंट कहाँ पे मिल रहा है, मिडल ईयर के अंदर मिलेगा। मिडल ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करेंगे और साथ में इन्फ्लेमेशन एंड यूस्ट्रीजियन ट्यूब क्रिएट करेंगे, तो वो जो फ्लूइड है वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, अब जो कि वो जो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ कर रहे हैं तो वो कहीं से अपनी खुराक तो ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके टिश्यू से अपनी खुराक ले रहे हैं। ठीक है, टिश्यू से खुराक ले रहे हैं। और इन्फ्लेमेशन का मतलब भी ये सेकेंड ईयर मेल स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर जिन्होंने मेरे पास पढ़ा था या फर्स्ट ईयर वाले, इन्फ्लेमेशन होता क्या है कि जब कोई भी चीज आपकी बॉडी में जाती है, फॉरेन पार्टिकल्स, और उसको खत्म करने के दरमियान जितने भी रिएक्शन इम्यून सिस्टम करता है ना, जितने भी वो मैक्रोफेजेस और टी सेल, बी सेल्स और एंटीबॉडीज आके जो पूरी एक वार छिड़ रही होती है, वो सारे प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। हम तो सिर्फ जलन को कह देते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम जितने भी रिएक्शंस कर रहा होता है उनको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तभी जो है अगर आपको कोई मच्छर वगैरह काटता है तो आपका क्या है वहां पे, एक मिनट रह गया, मैं फिर लिंक जो आपको भेजूंगा। ठीक है, तो वो क्या है कि वहाँ पे दाना वगैरह बन जाता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम के साथ फाइट कर रहा होता है और इन्फ्लेमेशन जो है वो काज कर रहा होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन होगी आपके मिडल ईयर के अंदर। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे काज एंड रिस्क फैक्टर, जो कि हम जो है अभी अगर ये लिंक खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम नई वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो नया लिंक जो है अभी ग्रुप के अंदर भेज देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पिछली वीडियो में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि पैथोजेंस जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं तो उनकी कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होती। तो पूरी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस फैलते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं ना, मैं एक ही बात नहीं कर रहा कि जस्ट एक आपके कान के अंदर जाके वो इन्फेक्शन काज करेगा, ऐसा नहीं है। कहने का मकसद ये था कि डिफरेंट, यानी कि लाखों की तादाद में पैथोजेंस हैं, यानी कि हर वो चीज जो आपकी बॉडी की अपनी नहीं है वो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज काज कर सकती है। तो वो सब तो यानी कि इतने ज्यादा जो है बैक्टीरिया वगैरह बनेंगे तो आप तो सोच नहीं सकते। तो यानी कि ये समझ लें कि आपकी हर बॉडी के एक इंच के फासले बाद जो है एक नया पैथोजन आपकी बॉडी में डिजीज काज कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। काजेस एंड रिस्क फैक्टर जो है वो हम स्टडी करते हैं क्या क्या होते हैं। तो काजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है कि आपकी वजूहात क्या हो सकती हैं। काज बाय एलर्जी, एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जी क्या होती है मैंने अभी आपको बता दिया था। इन्फेक्शन यानी कि वायरस और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ यूस्ट्रीजियन ट्यूब, अगर किसी और वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी यूस्ट्रीजियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो गई है तब भी आपको ओटाइटिस मीडिया जो है वो हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होती है कि आप कुछ आप खुराक के कुछ एलिमेंट्स आपको बकायदा डेली बेसिस के ऊपर चाहिए होते हैं, अगर आपको वो नहीं मिलते तो आप में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगी और वो भी क्या करेगी, आप में ओटाइटिस मीडिया जो है वो डिजीज डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट कर देगा। उसकी वजह क्या है कि जो यूस्ट्रीजियन ट्यूब है वो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ने से उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी। ठीक है, और चिल्ड्रन आर मोर कॉमनली इन्फेक्टेड। अब इसकी वजह क्या है कि अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इन, ये ठीक है, सही है। अच्छा, तो चिल्ड्रन आर मोर कॉमनली इन्फेक्टेड, उसकी वजह क्या है कि जो यूस्ट्रीजियन ट्यूब है बड़े लोगों के अंदर, अगर हम मैं ड्रा करूं फॉर एग्जांपल, वो इतनी सी होती है। ठीक है, यूस्ट्रीजियन ट्यूब इतनी सी होती है और थोड़ा डाउनवर्ड होती है क्योंकि उनकी जो
बड़े लोगों के जो मुंह का साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और थोड़ा डाउनवर्ड भी होती है, ठीक है, ये देखें थोड़ा डाउनवर्ड है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें थोड़ा हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, और क्या है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, और अच्छा ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो ये एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जी क्या होती है ये मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। इन्फेक्शन यानी कि वायरस और बैक्टीरिया वगैरह की वजह से भी हो सकते हैं। ब्लॉकेज ऑफ यूस्ट्रिजियन ट्यूब जो है, किसी वजह से अगर यूस्ट्रिजियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गई, बंद हो गई है, तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया की जो डिजीज है वो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि अगर आप में खुराक की कमी है तो खुराक की कमी की वजह से भी आपको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्योंकि अगर आपके में खुराक की कमी हो गई है, वो एलिमेंट जो आपको नेसेसरी चाहिए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने दिन में खाना नहीं आता, खाना नहीं खाया तो आप में जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई, नहीं, इस तरह नहीं है। कुछ खास मोमेंट में आपको कुछ केमिकल्स जो है वो चाहिए होते हैं, अगर आपको वो नहीं मिलते तो उसकी वजह से भी आपके जो यूस्ट्रिजियन ट्यूब है वो सिकुड़ सकती है, सिकुड़ने से वो ब्लॉक भी हो जाएगी, और जब यूस्ट्रिजियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो 90% चांसेस हैं कि आपको जो ओटाइटिस मीडिया हो जाए। अच्छा, चिल्ड्रन आर मोर कॉमनली इफेक्टेड, ये जो मैंने यूस्ट्रिजियन ट्यूब बनाई है ये बड़े लोगों की है, और ये जो मैंने ट्यूब बनाई है ये छोटे बच्चों की है। आप ये देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उसकी यूस्ट्रिजियन ट्यूब थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल होती है, और जो बड़े लोग हैं उसमें थोड़ा सा वर्टिकल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हम बड़े जो लोग होते हैं उनमें क्या है कि हमारे मुंह का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चों का साइज थोड़ा छोटा होता है, और उसमें जो लेंथ है यूस्ट्रिजियन ट्यूब की वो भी छोटी होती है, और मुंह भी छोटा होता है, तो उसका जो ये जो अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये यूस्ट्रिजियन ट्यूब है, तो बड़े लोगों के अंदर जो अडल्ट होते हैं उसमें यूस्ट्रिजियन ट्यूब का एंगल ये होता है, जबकि छोटे बच्चों में क्या है, इस तरह से आपको जो है वो नजर आएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, और जबकि बड़े लोगों के अंदर इस तरह से, तो इसमें मूवमेंट मुश्किल है और इसमें आसान हो जाएगी, ठीक है, इसलिए छोटे बच्चों के अंदर जो है ओटाइटिस मीडिया ज्यादा जो है वो काज होगा। अच्छा, इसके बाद है सिम्टम्स क्या हैं, तो जाहिर सी बात है फिर से वो फीवर आ गया कि फीवर होगा, ठीक है, सडन हेडेक, आपके सर में जो है अचानक से दर्द शुरू हो जाएगा, इरिटेबिलिटी जो है वो भी, इरिटेबिलिटी यानी कि आप में चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपके कान में जो है वो अगर दर्द हो रहा है तो आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा। दो किस्म के दो किस्म के दर्द होते हैं आपकी बॉडी में, एक होता है जिस्मानी दर्द और एक होता है रूहानी दर्द। जिस्मानी दर्द क्या है कि अगर आपकी कोई उंगली वगैरह जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर कट वगैरह लग गया है तो आपको, आप उसे जिस्मानी दर्द कहेंगे, और एक होता है रूहानी दर्द। मोस्टली हमारे यहाँ जो है प्यार में जो धोखे मिल जाते हैं वो रूहानी दर्द की वजह से होते हैं, लेकिन कान का दर्द वो अजीम दर्द है जो कि रूहानी और जिस्मानी दोनों होते हैं, तो इसकी वजह से आप में क्या है, इरिटेबिलिटी जो है वो हो सकती है, ठीक है, चिड़चिड़ापन जैसे कहते हैं। अच्छा, अब देखें तो कि मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड जो है वो हो गया है, तो डेफनेस जो है वो हो जाएगी, यानी कि बहरापन क्रिएट हो जाएगा, और टाइनाइटिस भी हो जाएगा, यानी कि आपके कान जो है वो कू कू करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, निज़त का कोई क्वेश्चन है, ये निज़त ही नाम है, आपने हाथ ऊपर किया है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जल्दी से पूछ लें, इसके बाद हमने एक और डिजीज ही पढ़नी है और टाइम जो है 6 मिनट रह गए हैं। आप जितना को अपना सवाल जो है वो पोस्ट करें, मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइनाइटिस की बात कर रहे थे कि आपका कान जो है वो बजना शुरू कर देगा, कूं कूं की आवाज़ जिस तरह से आती है, ठीक है। सेंस ऑफ फुलनेस यानी यार आपका कान ऐसा लगेगा जिस तरह भरा हुआ है, और डेफिनेटली भरा हुआ होगा क्योंकि मिडल ईयर में जो है फ्लूइड मौजूद है। चेंज इन एपिटाइट एंड स्लीपिंग पैटर्न्स जो है, यानी कि आपके खाने पीने की और खुराक की जो रूटीन थी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम ईयर, आपके कान से जो है वो फ्लूइड सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नौजिया भी हो सकता है, जैसे आप के या मतली कहते हैं, आपको बार बार जो है वो के आती है, वो नाजिया होती है। और डिफिकल्टी एंड स्पीकिंग एंड हेयरिंग में तो जाहिर सी बात है डिफिकल्टी लाजमी होगी क्योंकि आपके कान के अंदर हो रहा है, लेकिन स्पीकिंग में क्यों है, क्योंकि ये आपका जो कान है वो आपके
मुंह के ज्यादा करीब है, नेजल कैविटी के साथ यूस्ट्रिजियन ट्यूब भी कनेक्टेड है, और दूसरा आपकी जो मसल्स हैं ये आपके कान के साथ मौजूद होते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके कान के अंदर मूवमेंट भी लाजमी होती है, ठीक है। और ये भी बता रहा है कि ओकेजनली कभी कभार क्या होता है कि आपकी एयर ड्रम जो है वो फट जाए, ठीक है, और उसके बदले में क्या होगा, वो जो पीप है वो बाहर निकल आ जाएगी और आपको बहुत ज्यादा पेन जो है वो होगा, ओटाइटिस मीडिया में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो 80% केसेस जो है वो सेल्फ क्योर होते हैं, यानी कि अपने आप को खुद ब खुद 3-4 दिनों के अंदर रिक्योर जो है वो कर लेते हैं, यानी कि आपको डॉक्टर वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन 3-4 दिन जो है आप आराम से नहीं बैठ सकते, आपके कान के अंदर बहुत ज्यादा दर्द जो है वो होगा। अच्छा, जो परफोरेटेड एयर ड्रम है, परफोरेटेड एयर ड्रम से मुराद क्या है कि आपके कान के पर्दे के अंदर सुराख हो गए थे। सुराख क्यों हो गए थे? जैसा कि आपने पढ़ा कि आपके कान में से वो मटेरियल बाहर आ सकता है, ठीक है। तो बाहर आने से क्या होगा कि आपके एयर ड्रम के अंदर सुराख हो जाएंगे, तो वो सुराख एयर ड्रम जो है खुद हील कर सकता है, ठीक है। तो वो हीलिंग का प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगा। अगर 2-3 दिन के बाद आपका वो दर्द, या आपको नहीं भी है, जिसको भी है, वो दर्द जो है वो कम नहीं होता बल्कि शदीद हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तब आपको क्या है कि एंटीबायोटिक्स और पेन किलर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पेन भी साथ में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या है कि आपको पेन किलर्स की या एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद दो टर्म्स आ जाती हैं, एक है ग्रोमेड्स या टेम्पेनोस्टोमी और दूसरा है मायरिंगोटोमी, ठीक है। दो टर्म्स आ गए आपके पास, एक है मायरिंगोटोमी और दूसरा है ग्रोमेड्स और टेम्पेनोस्टोमी। अक्सर जो सर्जन होते हैं वह ट्यूब यूज करते हैं, कान के अंदर डाल के लिक्विड मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। आपको इंटरनेट के ऊपर उसकी तस्वीरें वगैरह मिल जाएंगी। वो क्या करते हैं कि कान के अंदर वो मशीन से डालते हैं और बदले में उसके आगे जो है निब सी बनी होती है, वो कान के अंदर डाल के वो लिक्विड मटेरियल जो है, जो पस वगैरह है, उसको निकाल लेते हैं। तो उसको कहते हैं ग्रोमेट्स या टेम्पेनोस्टोमी कहते हैं, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि वो आपके एयर ड्रम में जो है सुराख कर देते हैं किसी आले की मदद से। अब वो जो सुराख कर दिया छोटा सा उन्होंने, उसकी मदद से वो फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाएगा, उसको कहते हैं मायरिंगोटोमी। दोनों में फर्क क्या है कि मायरिंगोटोमी में एयर ड्रम के अंदर जो है वो सुराख कर दिया जाता है, जबकि ग्रोमेट्स में एक ट्यूब डाली जाती है और उस ट्यूब की मदद से जो है वो फ्लूइड जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो ये इन दोनों टर्म्स के दरमियान फर्क आ गया। आगे हम पढ़ते हैं जी, डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये दो हैं, हम आज जो है जस्ट एक पढ़ेंगे और वो है नमूनिया, जैसे आप बखूबी वाकिफ भी हैं, ठीक है। तो नमूनिया को पढ़ते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि आपके एरिया से नीचे नीचे, अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पढ़े थे। तो नमूनिया आ गया। नमूनिया में आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि नमूनिया बेसिकली होता क्या है। तो मैं यहाँ पे जो है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ रफली ड्रा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे भी जो है क्या है, एल्वियोलाई आ गए ऊपर इस तरह। अच्छा, अब जो वायरल या बैक्टीरियल किसी तरीके से नमूनिया हो गया है, जस्ट आप ध्यान में रखना कि नमूनिया हो गया, तो उसमें क्या है कि एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा एल्वियोलाई के अंदर। ये एल्वियोलाई जो है वो भर जाएंगी आपके साथ, इधर जो म्यूकस है, फ्लूइड है, उसके साथ भर जाएंगी, ठीक है। अब देखें, सांस आप क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन लेने के लिए। और दूसरा, ये इतनी फोल्डेड क्यों है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो अब जो ये जो म्यूकस आ गई है, ये जो म्यूकस आ गई है, इसका ये क्या कर रही है? अब सरफेस एरिया को कम कर रही है, तो बदले में क्या है, आपको ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल रही। ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलेगी, आपका जो बॉडी सिस्टम है, इस जो चीज आपकी बॉडी में आ गई है, इसको बाहर निकालने वाली करेगा। बाहर निकालने के लिए क्या करेगा? खांसी करेगा, जोर से पुश आउट करेगा हवा को, और ये कतरों की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू कर देगी। हो सकता है ये बलगम की सूरत में बाहर निकले, ठीक है। तो ये एक निचोड़ था नमूनिया का। अब इसको कौन काज करता है, आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स हो सकती हैं, वो इस डिजीज के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ते हैं। तो पहले है जी सीरियस डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो आपको पता है कितना सीरियस हो सकता है ये, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलर वाल, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड एंड पल्स एंड एल्वियोलर सैक वन और बोथ लंग, एक
या दोनों जो है आपके फेफड़े ऐसे मुतासर हो सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरी काम की बात बता दूं, अगर आपका इत्तेफाक हुआ बाहर कंट्रीज में, या आपका कोई अपना चाहने वाला जो है वो बाहर होता है, तो वो क्या कहते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल उनके सर में दर्द है तो वो गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो चेक इन बैलेंस बहुत अच्छा होता है। वो आपको कहते हैं कि आप जहाँ पहले आप जो है अपनी चेस्ट एक्सरे निकलवा के लेकर आए। ठीक है, अब आपके सर के अंदर दर्द हो रहा है, वो आपको क्या कहते हैं कि जाएं और एक्सरे, अपना चेस्ट एक्सरे जो है वो निकलवा के लाएं। जब आप चाइना स्कॉलरशिप या बाकी किसी स्कॉलरशिप की अप्लाई करेंगे, तब भी आपसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी, और मेडिकल रिपोर्ट में आपका चेस्ट एक्सरे लाजमी मांगे। और उसकी मांगने की वजह क्या होती है कि उन्होंने ये फ्लूइड चेक करना होता है, कहीं आपकी बॉडी के अंदर ये फ्लूइड तो मौजूद नहीं है, क्योंकि क्या है, नजर आ सकता है। ठीक है, इसको एपाइमा भी कहते हैं और प्लूरल फ्लूइड भी कह सकते हैं, यानी कि प्लूरल के अंदर प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, एपाइमा और प्लूरल प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, या एब्सेस इन लंग्स भी कहते हैं। तो क्या है कि पस या फ्लूइड जो है ये एल्वेलर सैक के अंदर जमा हो जाता है, जो कि एक्सरे के अंदर आपको नजर आएगा। अगर ये आपको नजर आए तो फिर वो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज देके, ना कि आपको पेनाडोल देके डरका देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि चेक इन बैलेंस जो है वो अच्छे तरीके से होता है। हमारे यहाँ जो है जस्ट पेनाडोल दो है कि उससे जो है छुटकारा हासिल किया जाता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, यानी कि पता तो चले कि डिजीज होने की वजह क्या थी। ठीक है, इसके बाद है काजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है जी नमूनिया के। तो 30 डिफरेंट काजेस हैं। ठीक है, या मोर देन 30 जो है डिफरेंट काजेस हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, पहली क्या है, बैक्टीरियल या वायरल। ठीक है, यानी कि या तो बैक्टीरियल नमूनिया होगा या फिर वायरल नमूनिया जो है वो होगा। अब वो किस तरह से होगा, मैंने आपको इस डिसऑर्डर शुरू होने से पहले बताया था कि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होंगे वो आपको मुंह और नाक पहली वो जगह होगी जहाँ से वो अटैक करेंगे। ठीक है, तो अब ये देख लें कोरोना वायरस, वो भी आपके नाक और मुंह से जो है पहली जो एंट्रेंस उसकी वहां से होती है, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, और आगे जाके डिपेंड करते हैं आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। वायरस में खास बात क्या होती है कि आपकी इम्यूनिटी को लो कर देता है। ठीक है, और बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपका इम्यून सिस्टम जो है इम्यून्ड है या पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, इसको ओवरकम कर लेगा। लेकिन कुछ लोग जो बूढ़े होते हैं या फिर बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है, वो इसको ओवरकम नहीं कर सकते और बदले में उन्हें नमूनिया हो जाता है। ठीक है, और काफी सख्त किस्म का होता है, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी बार बार जो है वो डाउनवर्ड हो रही होती है। तो इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये। और दूसरी बात, फ्लूइड एंड पास इन एल्वेलाई, वही बात आगे जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, और वही बात कि ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपको सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अब एल्वेलर सैक जो था वहां पे पस आ गई है, तो ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी। यहाँ पे कुछ नाम है बैक्टीरिया के जो निमोनिया काज करते हैं, और उनमें है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, लिजुनेला, न्यूफिला आ गया, माइकोप्लाज्मा और स्टाइफिलोकोकस ऑरियस। ये वो बैक्टीरिया हैं जो आपकी बॉडी के अंदर नमूनिया जो है काज करेंगे, और सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ये माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, ये एक पूरा जीनस है, ये एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है, पूरे एक जीनस का नाम है। इसके अंदर कई सारे जो है बैक्टीरिया आते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर बैक्टीरिया को सही तरीके से ये नमूनिया जो है इसका सही तरीके से इलाज ना किया जाए, तो बदले में आपके पास कौन कौन से केसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हाइपोनाट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनाट्रीमिया, और ये क्या होता है कि आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन, कि आपके प्लूरल कैविटी जो है उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। एपाइमा हो जाएगा, आपकी प्लूरल जो कैविटी है उसमें पस जो है पीप ज्यादा हो जाएगी। एप्सिस इन लंग, यानी कि आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर पीप वगैरह जो है या फ्लूइड वगैरह भर जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को चेक करने के लिए, ये वाले जो तीन हैं, चेक करने के लिए एक्सरे किया जाता है, ताकि पता चल सके कि आपकी बॉडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, और कौन सा जो है आपको नमूनिया हुआ है। ठीक है, अब हम सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम हम तीन तरह के देखेंगे, एक बैक्टीरियल देखेंगे, दूसरा वायरल देखेंगे, और तीसरा बैक्टीरिया ही है, लेकिन वो मैंने आपको बताया था काफी ज्यादा सीरियस होता है, माइकोप्लाज्मा। तो तीन किस्म के हम जो है वो सिम्टम्स देखेंगे। पहला है चिल्स, यानी कि आपको बार बार बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, उतर रहा है, फिर बुखार हो रहा है। चैटरिंग टीथ एंड हैंड्स, यानी कि आपके हाथ और दांत जो है वो बजते रहेंगे, यानी कि आपके हाथ मुसलसल कांपते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है,
स्वेयर, चेस्ट पेन, आपकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हाई फीवर होगा, हाई फीवर की बदले में स्वेटिंग तो मस्ट होगी, ठीक है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो स्वेटिंग लाजमी होगी। रैपिड ब्रीथिंग, आपकी सांस, आप सांस ज़्यादा तेज़ी से लेंगे। क्यों ज़्यादा तेज़ी से सांस लेंगे? क्योंकि अब आपको ऑक्सीजन ज़्यादा सही तरीके से नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये केसेस हो सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से। देखिए, अगर आपको बैक्टीरियल नमूनिया है तो अगर हम बात करते हैं, अगर आपको इतना ज़्यादा बुखार जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है कि बुखार हो, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस फीवर और जो खुश्क खांसी होती है, आपको ड्राई कफ है, सर दर्द है, मसल पेन हो रहा है और वीकनेस है, और दूसरी बात कि आपके जो होंठ हैं वो नीले से पड़ना शुरू हो गए हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये वायरल है, ये किसी वायरस की वजह से आपको नमोनिया हो रहा है। और वायरस की दूसरी बात कि 2-4 दिनों बाद जो है ये कंडीशन बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वायरल डिजीज बैक्टीरिया से ज़्यादा खतरनाक इसलिए होती है कि ये कुछ टाइम बाद म्यूटेट कर जाते हैं और आपकी जो मेडिसिन है उनके ऊपर काम नहीं करते। ये सबसे बड़ा मसला होता है डॉक्टर को बीमारी के साथ लड़ने में, कि वो क्या है कि ये म्यूटेट इतनी जल्दी करते हैं। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर म्यूटेशन रेट उतना फास्ट होगा, एवोल्यूशन रेट उसके अंदर उतना फास्ट होगा, और जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर एवोल्यूशन उतनी स्लो होगी। आपकी बॉडी के अंदर जो है 100 सालों के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, ठीक है। आपका म्यूटेशन रेट कितना है? 1/100, यानी कि 100 साल बाद एक न्यूक्लियोटाइड आपकी बॉडी के अंदर चेंज होता है उसका, यानी कि 100 साल पहले तो आप जिंदा ही नहीं रहते, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है कंटिन्यूस एवोल्यूशन नजर नहीं आती बेसिकली। वायरस के अंदर आपको एवोल्यूशन नजर आती है, यानी कि अगर आपका, आप देखें, आप पूछें जो जिन लोगों को काले अरकान होते हैं, तो आप जाके उनसे पूछें कि आप जो मेडिसिन ले रहे होते हैं महीने बाद वो काम करती है, कहते नहीं करते, ठीक है। मेरे साथ, मेरे अब्बू के साथ इस तरह हुआ था कि उनके ऊपर ये जो मेडिसिन है वो काम नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा एक आखिरी टर्म की, वो है वॉयलेंट कफिंग, की बहुत बुरी तरह से खांसी आ रही है, चिल्स हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, जो है बुखार हो रहा है, नौजिया यानी कि के और मतली वगैरह आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, स्लो हार्ट बीट हो गई है और साथ में ब्रीथलेसनेस हो गई, सांस जो है वो कम हो गई है, ठीक है। और ब्लूइश कलर ऑन लिप्स, के आपके जो होंठ हैं वो भी ब्लू होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि माइकोप्लाज्मा ने आपको तोहफा दिया है, ठीक है, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो है आपको नमूनिया काज कर रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके जो केसेस हैं उनकी सिम्टम्स के हवाले से उसको डॉक्टर जो है डिफरेंट मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, जिस तरह कि आपको जो है पल्मोनोल दे देंगे, एमिनोल जो है, या फिर टूथ से आप खांसी के लिए दे देंगे, ठीक है। आप हमारे यहाँ तो पेनाडोल दे देते हैं, ठीक है। इस तरह एंटीबायोटिक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। बाकी है कि आपका अपना बॉडी जो है इसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा फाइट करता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है इससे इम्यून हो जाए, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपको नमूनिया होगा तो कोई और काज करेगा, वो वाला बैक्टीरिया या वायरस नमूनिया जो है वो काज नहीं करेगा। इसके साथ आज का ये जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं।